नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक बार फिर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं अपने उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं और आप यूजीसी, नेट, जेआरएफ की तैयारी भी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो हमारी संस्था टीचर्स एकेडमी पर यूजीसी, नेट, जेआरएफ का जो बैच स्टार्ट हुआ है, इसमें 50% की छूट आपको दी गई है। अगर आप भी उसका लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारी संस्था के नंबर पे 96 28 95 92 37 83 18 48 92 91 पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज एक बार फिर से मैं उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। सभी लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। सभी लोगों को नमस्कार, नमस्कार, गुड इवनिंग। और इसी के साथ ये रहा स्क्रीन पे आप सभी के सामने पहला प्रश्न। कौटिल्य की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे राजनीति अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने राजनीति के एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो राज व्यवस्था के प्रत्यक्ष व्यवहारिक सरोकारों से संबंधित था। उन्हें नीति शास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। पहली बार उन्होंने भारत में एक सुदृढ़ राजनीतिक नियंत्रण की जरूरत पर जोर दिया। प्रश्न को आप ध्यान से देखें और उसके बाद उस प्रश्न का आंसर बताएं कि इस प्रश्न का आखिरकार आंसर क्या होगा। प्रतिभा जी, तबीयत बहुत खराब है। प्रयागराज में हमको लग रहा है, यूपी में कहीं भी आप देखेंगे जिसमें बुखार, डेंगू का बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। और उसी के लपेटे में हम भी आ गए थे कि आ गए हैं। अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन हमने सोचा 2-3 दिन गैप हो गया है, कम से कम चल के बच्चों से मिल लेते हैं, वरना वो कहेंगे सर कहाँ चले गए। सभी लोगों को नमस्कार। चलिए आंसर यहाँ पे आ रहा है कि फर्स्ट का सी होगा। चलिए आंसर यहाँ पे आ रहा है सी होगा आंसर। सभी लोग सी दे रहे हैं, बाकी लोग आंसर बताएं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। संतोष जी भी कह रहे हैं सर सी होगा। चलिए सी आंसर बताया जा रहा है कि सर सी होगा। देखिए, कौटिल्य ने राजनीति के ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जो राज व्यवस्था के व्यवहारिक सरोकारों से संबंधित था। अगर हम बात करें इस प्रश्न के ऑप्शन की, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही आंसर है। जो लोग यहाँ पे दे रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे पूरी तरीके से सही था। बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं आप लोग। आंसर आपका यहाँ पे पूरी तरीके से सही है। वेरी गुड, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न, थोड़ा स्पीड से चलिएगा, ठीक है, थोड़ा स्पीड से चलिएगा, निवेदन है आप लोगों से। निम्नलिखित में से किसने कहा कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता कि यह एक ऐसे रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के लिए विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। ठीक है, प्रश्न है किसने कहा कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता, यह एक रोमांस है। ठीक है, कि यह एक रोमांस है, तो बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के लिए विचार पे वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। ये स्टेटमेंट आ रहा है। दूसरे का आंसर देखिए बी करके आ रहा है कि सर बी होगा, बी होगा, बी होगा, बी होगा। और लोग आंसर बताइए फटाफट। आंसर बी करके आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर है। ये आंसर आपका है डनिंग साहब थे, ये इन्हीं के विचार थे। इन्होंने कहा था रिपब्लिक इस कारण से आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता है कि यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। ये रिपब्लिक क्या है? प्लेटो की सर्वोत्तम कृति, आप सभी को पता है, सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है उसकी। प्लेटो की कई मर्तबा आपके एग्जाम में पूछी गई है, लेकिन डनिंग साहब ने इस किताब को लेकर के ये बात कही है। आंसर आपका सही है बी, डनिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसने कहा कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है? वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। सेफलस, अरस्तु, आसिमकस, लेगोफोन। प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। सेफलस से अरस्तु है,
यहाँ पे होगा ऑप्शन जो यहाँ पे आएगा आपका वो एक गलत छपा है। एक्चुअल में ऑप्शन है आपका थ्रेसीमेकस, ठीक है, ये आसीमेकस लिखा था। और लेगोफोन, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? थर्ड का आंसर बताइए, थर्ड में कौन सा होगा? प्रश्न का आंसर बताइए, क्या होगा आंसर? आंसर देखिए यहाँ पे सभी लोग बता रहे हैं कि सर अरस्तु होगा, तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। अरस्तु ने ही राज परिवार या व्यक्ति के, राज्य जो है परिवार या व्यक्ति के बाद आता है। आप सभी को पता है पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं, यानी व्यक्ति होते हैं। आप सभी को पता है व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से ग्राम बनता है, ग्राम से राज्य बनता है। ये सीक्वेंस मैंने आप सभी को क्लास में बताया था। तो वही बात है, बिल्कुल सही है, अरस्तु। अरस्तु इज द करेक्ट ऑप्शन डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन लॉक के लिए निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संविदा की दृष्टि से सही नहीं है? संविदा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाती है। संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए। संविदा जिसमें व्यक्ति वे कुछ एक अधिकार छोड़ देते हैं जो प्रकृति की स्थिति में रखते हैं। संविदा प्रकृति के नियम पर विराम नहीं लगाती है। क्या आंसर होगा? फोर्थ का आंसर क्या होगा बताएं? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा जॉन लॉक के अनुसार की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है इसमें? बताइए क्या आंसर होगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। आंसर यहाँ पे आना शुरू हुआ है, संतोषित दिया शुरू किया है, बी होगा, बी होगा। देखिए जॉन लॉक साहब की नजर में सामाजिक संविदा, संविदा मतलब होता है डियर समझौता, की दृष्टि से सही नहीं है। क्या नहीं सही है? संविदा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाती है, बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल सही है। तो पूछ रहा है सही नहीं है, तो ये तो सही है। संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति देनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है हर एक पीढ़ी को सहमति देनी चाहिए, तो ये गलत है। और यही पूछ रहा है कौन सा नहीं है, यही आपका ऑप्शन नहीं है, बल्कि सी क्या है? संविदा जिसमें व्यक्ति वे कुछ एक अधिकार छोड़ देते हैं जो प्रकृति की स्थिति में रखते हैं, कुछ एक अधिकार छोड़ देते हैं, बाकी सब दे देते हैं राज्य को, तो ये भी सही है। और संविदा प्रकृति के नियम पर विराम नहीं लगाती है, ये भी सही है। तो सही नहीं में केवल दूसरा है आपका, इसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति देने ऐसा कोई जरूरी नहीं बताया गया है, ठीक है। तो आपका बी आंसर, हाँ बिल्कुल, जिन लोगों ने बी दिया है उनका आंसर हम पूरी तरीके से एग्जैक्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन कारण का दिया गया है। कथन है यहां से है, देखिए, जेएस मिल के लिए इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है। इच्छा शक्ति न केवल संख्या पर निर्भर है बल्कि इसका एक गुणवत्तापरक आधार है, और वह इच्छा शक्ति संस्थानों को बनाती है, विश्वास का रूप ले लेती है। प्रश्न रिपीटेड है, प्रश्न रिपीटेड है, इसके पहले भी हम पूछ चुके हैं, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, बताइए। ठीक है ठीक है नीरज जी, चलिए। क्या गुड इवनिंग नीरज कुमारी जी, अच्छा शिल्पी से गुड इवनिंग कर रही हैं, हमको लगा हमसे कर रही हैं प्रश्न का आंसर बताइए। प्रश्न रिपीटेड है तो आई थिंक सभी लोग आंसर सही देंगे इसका। बताइए क्या आंसर होगा लगता है आप लोगों को, इसका प्रश्न का आंसर क्या लगता है? देखिए आंसर ए करके आ रहा है कि सर इसका आंसर ए होगा, ए होगा, ए होगा। लोग बता रहे हैं कि सर ए होगा। चलिए देख लेते हैं। जेएस मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल के लिए इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल जेएस मिल के अनुसार है। और कारण क्या कह रहा है? कारण बता रहा है, ये कारण है आपका, ये कारण है, यहां से, यहां छपा नहीं है। इच्छा शक्ति न केवल संख्या पर निर्भर है बल्कि इसका एक गुणवत्तापरक आधार है, और वह इच्छा शक्ति जो संस्थाओं को बनाती है विश्वास का रूप ले लेती है। तो क्या कारण सही है? क्या कारण सही है और कारण क्या इसकी व्याख्या कर रहा है? तो मैं आपको बताऊं तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा, पहला तो ऑप्शन आपका सही है कि जेएस मिल के लिए इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है, लेकिन कारण कह रहा है इच्छा शक्ति न केवल संख्या पर निर्भर है बल्कि इसका गुणवत्तापरक आधार है, और वह इच्छा शक्ति जो संस्थाओं को बनाती है वह विश्वास का रूप ले लेती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, कारण कथन दोनों सही है, व्याख्या कर रहा है तो बिल्कुल सही है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, वेरी गुड, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जिन लोगों ने ए बताया उनका आंसर सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। किसने समाज के परस्पर फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम कमोवेश आत्मनिर्भर और आवश्यकता नियमों के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की है?
समाज की, यहां बात कर किसने, समाज के परस्पर फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम कमोवेश आत्मनिर्भर और आवश्यकता नियमों के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की है। नेट जेआरएफ का प्रश्न है, बताइए प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए प्रश्न का आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर है संतोष जी, जो लोग बता रहे हैं। आप सभी को पता है जॉन रॉल्स की एक किताब है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, आप सभी को पता होगी, मैंने बताया भी है क्लास में, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये किताब है इनकी। और इसी किताब में इन्होंने न्याय को उत्तम समाज के लिए आवश्यक शर्त माना है। उनका कहना है कि मेरा सामाजिक समझौता किसी विशेष प्रकार के समाज से संबंधित नहीं है, परस्पर फायदे के लिए एक सरकारी उद्यम आत्मनिर्भर और आवश्यकता नियमों द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की है इन्होंने। और ये बात इन्होंने बताई है अपनी किताब अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस इन्होंने बताया है। आंसर आपका सही है सी। अगला प्रश्न है, कथन कारण से है। चलिए देखते हैं, प्रश्न कथन कारण से है, लेकिन प्रश्न ऊपर नीचे हो गया है। चलिए देखते हैं, प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बहुत से अफ्रीकी एशियाई राष्ट्र स्वतंत्र हो गए थे। ये लाइन यहां पे आएगी, ये एग्जैक्ट करता है तो गलत हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बहुत से अफ्रीकी एशियाई राष्ट्र स्वतंत्र हो गए। कारण बता रहा है, आर्थिक विकास नहीं होने के कारण उनकी स्वतंत्रता यथार्थपरक होने के बजाय अधिक औपचारिकता की ओर प्रवृत्त होने लगी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बहुत से अफ्रीकी एशियाई, जो लाइन वहां नीचे लिखी है डियर, इसको यहां कर लीजिएगा, राष्ट्र स्वतंत्र हो गए। कारण है आर्थिक विकास नहीं होने के कारण उनकी स्वतंत्रता यथार्थपरक होने के बजाय अधिक औपचारिकता की ओर प्रवृत्त होने लगी। क्या आंसर होगा? आंसर बी आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं आंसर सी होगा सर। चलिए देख लेते हैं आंसर की। अगर हम बात करें, देखिए पहले तो बात क्या कह रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत से अफ्रीकी एशियाई राष्ट्र स्वतंत्र हो गए। बिल्कुल सही है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बहुत से ऐसे एशियाई अफ्रीकी कंट्रीज थे जो इंडिपेंडेंट हो गए, स्वतंत्र हो गए। ठीक है, कारण है आर्थिक विकास नहीं होने के कारण उनकी स्वतंत्रता यथार्थपरक होने के बजाय अधिक औपचारिकता की ओर प्रवृत्त होने लगी थी। बिल्कुल, क्या आर्थिक विकास ना होने के कारण, भाई जब वो देश खुद गुलाम थे, स्वतंत्र नहीं थे, उपनिवेश थे, पहले किसी के अंडर में थे, तो आर्थिक कैसे विकास उनका पूरी तरह होगा? तो उनकी स्वतंत्रता यथार्थपरक होने के बजाय औपचारिक मात्र हो गई थी, उसी के प्रवृत्त होने लगी थी। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक वो उनका आर्थिक रूप से विकास नहीं हुआ था, उनकी स्वतंत्रता यथार्थपरक नहीं थी। बिल्कुल सही है, लेकिन जब उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद वो स्वतंत्र हो गए। तो कथन यहां पे आपका जो पहला ऑप्शन है कथन सही है, कारण जो है वो आपका सही नहीं है। फिर से जान लीजिएगा, कथन कारण दोनों सही है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। समझ में आया? कथन बिल्कुल सही है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बहुत से देश स्वतंत्र हो गए। कारण आर्थिक विकास नहीं होने के कारण उनकी स्वतंत्रता यथार्थपरक होने के बजाय अधिक औपचारिक की ओर बढ़ने लगी थी। तो बिल्कुल, क्योंकि इकोनॉमिक तरीके से बहुत डेवलप नहीं थे वो, क्योंकि ऑलरेडी वो किसी के उपनिवेश थे, किसी के गुलाम थे, तो भला वो कैसे होगा? तो अगर सेकंड वर्ल्ड वार ना हुआ होता तो शायद वो स्वतंत्र ना होते। तो कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहां पे दोनों सही हैं, बट व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर आपका ये सही हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन कूट दिया हुआ है आपको, देख के बताना है कौन सा सही है। बताइए कौन सा आंसर आपका यहां पे सही होगा। मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत के बारे में कौन से कथन आपको लगता है सही होंगे? 8th का आंसर बताइए। ये क्या, राधे राधे डियर।
बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। आंसर बी आ रहा है। आंसर देखिए, आंसर बी ही केवल आया। संतोष जी ने सी बताया है आंसर। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। यह नियम आधारित युक्ति संगत नियंत्रण का लोहे का पिंजरा है। बिल्कुल सही है, यह ऑप्शन भी सही है। यह युक्ति युक्त विधायक प्राधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भी सही है। नौकरशाही से मेधा के रूप में ज्ञान के माध्यम से प्रभुत्व अभिप्रेत है। यह भी सही है। लोकतंत्र में इसकी सहज ग्रहता है। डी ऑप्शन बताए। नहीं, ऐसा नहीं है, लोकतंत्र में इसकी सहज ग्रहता नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन तीनों सही है और इस आधार पे ऑप्शन नंबर दूसरा ये ए बी सी वो सही होगा। ए बी सी आंसर जो है आपका, ये आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो मुझे लगता है इसे बी मान के इसे ए बी देखे होंगे तो ये इसे माने होंगे, तो बिल्कुल सही है ये आंसर। ए बी सी तीनों सही है। अगला प्रश्न कथन कांड का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली में पूर्ण कार्यकाल के लिए स्थायी शासन व्यवस्था का उपबंध है। कारण कह रहा है राष्ट्रपति शासन प्रणाली में शक्ति का अभिकेंद्रण अंतर्जात है। क्या दोनों सही है, व्याख्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर एक गलत दूसरा सही है? क्या लगता है कैसा होगा? अच्छा, वही तो सी बोला था, तो उसमें 1 2 आप देख आगे पीछे लिखा था डियर। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। कौन सा प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पे लगता है, आपको कौन सा लगता है कि सही होगा? बताइए। माय थॉट कह रहा है कि बी होगा। और बताइए लोग, भाई और लोग बताइए कहाँ गए? कुछ लोग बी बता रहे हैं, और लोग बताइए भाई। चलिए देख लेते हैं। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में पूर्ण कार्यकाल के लिए स्थायी शासन व्यवस्था का उपबंध है। बिल्कुल सही है, आप सभी को पता है, बिल्कुल है, ये सही है आपका। दूसरा है राष्ट्रपति शासन प्रणाली में शक्ति का अभिकेंद्रण अंतर्जात है। ये भी सही है, लेकिन राष्ट्रपति शासन में शक्ति का अभिकेंद्रण अंतर्जात है, बिल्कुल सही है। इस आधार पे अगर हम ये कहें राष्ट्रपति शासन प्रणाली स्थायी शासन व्यवस्था का उपबंध है, तो ये नहीं सही है। कारण के आधार पर कथन की व्याख्या नहीं है, किसी तरीके से मेल नहीं खाता है। दोनों सही है पर व्याख्या नहीं है, तो बी। हाँ देखिए, बी आंसर सभी लोगों ने लगाया है, मैक्सिमम लोगों ने बी लगाया है, जिन लोगों ने सी लगाया डियर उनका गलत है। दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक विशेषता नहीं थी? बताइए। ये प्रश्न भी रिपीटेड है, इसके पहले हमने पूछा है आप लोगों से। बताइए प्रश्न का आंसर कौन सा है? भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक विशेषता नहीं थी। बताइए क्या होगा? प्रश्न का आंसर बताएं, जल्दी से बताइए। किसे? ओ ए। भाई बड़ा स्लो आंसर दे रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। 1919 में एक विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं? देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 अगर आपने देखा है तो उसमें द्विसदनीय विधानमंडल की बात की गई है, उसमें जो है द्वैध शासन की बात की गई है, उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व न केवल बराबर रखा है बल्कि उसे बढ़ाया गया है, उसमें प्रांतों और इंपीरियल विधानमंडल दोनों के निर्वाचकों को बढ़ाया गया है। ठीक है, सब कुछ किया गया। इसके अलावा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। लेकिन ये जो ऑप्शन दिख रहा है कि विधानसभा में एक निर्वाचित बहुमत होगा और उसका मंत्रियों पर नियंत्रण होगा, ये नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड। पहले से रिपीटेड प्रश्न था।
वे कौन कौन से आधार है जिन पर भारत में राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिरोपित किया गया? ये प्रश्न भी रिपीटेड ही है। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा आंसर सही होगा? प्रश्न का आंसर बताएं, कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी से बताएं कौन सा आंसर यहां पे सही होगा। कौन से आधार हैं, प्रश्न आपसे पूछ रहा है। जल्दी से बताइए। बताओ भाई, सब लोग कहां चले गए? प्रश्न रिपीटेड है तो मुझे नहीं लगता इस प्रश्न का आंसर कोई महापुरुष गलत करेंगे। जल्दी से बताएं। शिल्पी जी ने आंसर बताया कि डी होगा 11th का। इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे डी बता रहे हैं, तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर सी आ रहा, आंसर डी बता रहे हैं ये लोग। बताइए क्या होगा इसका? चलिए देखते हैं। ए डी सी 4 ऑप्शन आ रहा है। तो ये कौन कौन से आधार हैं जिन पर भारत में राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिरोपित किया गया है? तो यहां पे 4 ऑप्शन दिए, मुझे लगता है इसका कूट भी होगा। कूट तो देखे ही नहीं। अब बताइए क्या होगा? कूट तो हम देखे ही नहीं है। अच्छा, कूट वाला ऑप्शन भी 1 2 है, 1 2 3 है, 1 2 3 है, या फिर चारों हैं, इस तरह से कूट दिया है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपको लगता है प्रश्न के अकॉर्डिंग सही है? अब बताइए, अब बताइए प्रश्न के अकॉर्डिंग कौन सा कूट जो है आपका सही है इसमें से? ए बी, ए बी सी, ए बी डी, ए बी सी डी, कौन सा कूट सही है इसमें? चार ए बी सी बता रहे हैं, प्रियंका जी के लिए डी होगा। मैं बताऊं तो आपको, भारत में राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिरोपित किया गया, इसमें चारों सही है। चारों सही है, और चारों का मतलब है ऑप्शन नंबर 4 डी। देखिए, हाँ बिल्कुल डी आंसर दे रहे हैं आप लोग, बिल्कुल डी ही सही है। चारों सही है इसमें, चारों ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। मैं थॉट कह रहे हैं एबीसी नहीं, डी वाला भी सही है कि भ्रष्टाचार के आधार पर भी है डियर, डी वाला भी सही है। संजय कह रहा है कि नहीं सी एबीसी नहीं सही है डियर, डी चारों सही है। यदि कोई स्थिर सरकार का गठन नहीं किया जा सकता, यदि मंत्रिमंडल ने बहुमत गंवा दिया है, विधानसभा में बहुमत रखने वाले कोई भी अन्य मंत्रिमंडल का तुरंत गठन नहीं किया जा सकता, यदि राज्य सरकार संघ सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है, या संघीय ढांचा भंग हो गया, डिसॉल्व हो गया है, या फिर करप्शन हो गया है, किसी भी आधार पर चारों सही हैं। ठीक है, चारों। अगला प्रश्न, हाथोरण के प्रयोग निम्नलिखित काल के हैं। ये सिर्फ यूजीसी नेट जेआरएफ के बच्चों के हैं, ये सिर्फ यूजीसी नेट जेआरएफ के बच्चों के हैं। मानव संबंध सिद्धांत से इनका ताल्लुक था, मानव संबंध सिद्धांत, इनसे इनका संबंध था। ओनली फॉर यूजीसी नेट। किस काल के हैं? देखिए, अगर हम बात करें इनके बारे में, तो इनके जो प्रयोग हैं उन जिस दशक के हैं, उस दशक के अंत के हैं। मैं बता रहा हूं किसमें है। और इन्होंने अध्ययन मानव संबंधी सिद्धांत के उदय का आधार बताया था। इन्होंने अध्ययन किया था इस चीज का, और इनका जो अध्ययन किया है इन्होंने, इसका नतीजा ये निकला कि कार्य की भौतिक स्थितियां नहीं, बल्कि कार्य स्थान के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक कारक जो होते हैं वो कर्मचारियों के उत्पादन और उत्साह को निर्धारित करते हैं। कार्य की भौतिक स्थितियां नहीं, बल्कि जिस स्थान पे कार्य कर रहे हैं उस कार्य के स्थान के जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं वो कर्मचारी, वो जो क्या करते हैं, कर्मचारियों को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, जो कार्य का स्थान होता है। इन्होंने मानव संबंधी सिद्धांत में ये रिसर्च किया। और टाइम क्या था? तो टाइम क्या था? वो था 1920 के दशक के अंत में। ठीक है, सब भ्रष्टाचार तो सभी राज्यों में है, फिर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं है? तो आप भाई सबूत दीजिए भ्रष्टाचार है। हाँ,
देखने को तो सबको लगता है करप्शन होता है, घोटाला होता है, लेकिन हमारे देश के जो जुडिशरी है वो सबूत मांगती है। आपके पास है कोई सबूत? अगर आपके पास सबूत है तो आपका अधिकार है, आप जाकर के न्यायपालिका में केस कर सकते हैं, सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसे देखिए, सैद्धांतिक बात करना और व्यवहारिक बात करना दोनों में अंतर हो जाता है प्रियंका जी, दोनों में अंतर हो जाता है। ठीक है, भारत देश में जो हम लोग क्या है, एज अ कंज्यूमर हैं, एक उपभोक्ता के रूप में है। तो आप लोग एक स्लोगन पढ़ते होंगे, जागो ग्राहक जागो, ये होता है ना, जागो ग्राहक जागो, एक स्लोगन है। उपभोक्ता फोरम, कंज्यूमर फोरम होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे। तो उपभोक्ता फोरम में क्या होता है ना, मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। उपभोक्ता फोरम में कोई उपभोक्ता अगर उसका शोषण हो रहा है तो जाकर के क्लेम करता है कि मेरा शोषण हो रहा है। शोषण लाइक दैट मीन्स अगर जो एमआरपी है उससे बढ़ा करके रेट पे आपको कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, गलत प्रोडक्ट बेच रहा है, वेट गलत कर रहा है, तौल गलत रहा है, मिलावटी सामान दे रहा है, एक्सपायरी दे दिया है, तो आप इस सब की एक तरह से आपका शोषण हुआ और जाके आप कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन करते हो। ठीक है, जब आप कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन करते तब वो एक्शन लेता है, लेकिन वहां प्रूफ देना पड़ता है। तो आपको पता है कि करप्शन है, 1 रुपया ज्यादा ले रहा है लेकिन करप्ट है, लेकिन कभी आप गए कंप्लेन करने? नहीं है, क्योंकि आप सबूत मांगेगा। हम लोग क्या हिंदुस्तान में 90% लोग सबूत नहीं देते हैं, क्योंकि दुकान से रसीद नहीं लेते हैं, स्लिप गए दुकान, पैसा दिए, सामान ले लिए, चले आए। 5 रुपए का अंकल चिप्स खरीदते हैं तो रसीद थोड़ी लेते हैं, क्योंकि लीगल नियम यही है, रसीद लेना चाहिए, रसीद लेना चाहिए। तो आपका कोई सबूत नहीं है, तो कहने के लिए करप्शन तो है। सर हम लोग कंज्यूमर है, मतलब कष्ट में मर नहीं है सर जागरूकता के आगे भ्रष्टाचार नहीं टिका, तो उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, तभी तो भ्रष्टाचार नहीं टिकेगा। सड़क पर उतरने के लिए कितने लोग तैयार हैं कि सरकार गलत कर रही है कोई? कभी उतरेंगे सड़क पे? पुलिस और डंडा मारते हैं, भाग जाते, कहते हैं यार हमसे काम मतलब, हमारा तो काम चल ही रहा है। तो देश ऐसे चलता है डियर, क्या करेंगे, स्वार्थी लोग हैं। इसने नौकरशाही को महाद्विपक्षीय उपद्रव बताया, बताइए इसने नौकरशाही को महाद्विपक्षीय उपद्रव बताया है, बताइए क्या आंसर होगा? बताइए क्या आंसर होगा? प्रश्न का आंसर बताएं। नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव जिन्होंने बताया है, उनका नाम आप लोग जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल, 13 का ए आ रहा है, माई थॉट कह रहे हैं कि सर सी होगा, ए होगा, आंसर आ रहा है। देखिए इस प्रश्न का जो आंसर सही है वो सही है सी, थॉमस कार्लाइल। इन्होंने बताया था, इन्होंने बताया था कि नौकरशाही क्या है, इसको महाद्वीपीय उपद्रव बताया था। ये कहां सी कह रहे हैं, सी होगा, बिल्कुल सही है, सी ही सही है, सी सही है। एग्जाम्पल में अगर आपको बताऊं तो कार्ल मार्क्स आपने पढ़ा है, और मार्क्स ने नौकरशाही को पूंजीवाद को बनाए रखने के उपकरण के रूप में बताया है कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है पूंजीवाद को बनाए रखने का एक उपकरण है, ये उन्होंने बताया है। तो आप सभी को इस बात से भली भांति जानकारी होगी कि मार्क्स ने भी कहा था कि हे मजदूर एक हो जाओ, पूंजीवाद को समाप्त कर दो, पूंजीपतियों को समाप्त कर दो। तो लोग ऐसा किए, पूंजीपति समाप्त हुए। जो पूंजीपति समाप्त हो गए थे, कहीं नहीं कहीं जो पूंजीपतियों का जो एक उपकरण माना गया था नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, किसी के माध्यम से गरीबों का शोषण करते थे, वो उपकरण भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। वो उपकरण भी क्या हो गया, कहीं ना कहीं समाप्त हो गया। तो जब उसकी आवश्यकता समाप्त कर देती है तो नौकरशाही भी क्या हो गया, समाप्त हो जाता है, ऐसा माना जाता है। तो कार्लाइल ने कहा था कि नौकरशाही क्या, महाद्वीपीय उपद्रव है, इसके माध्यम से शोषण होता था पहले, जिससे कि कार्ल मार्क्स ने बताया था। तो आंसर आपका सही है थर्ड। नियंत्रण की एकता का अर्थ है, बताइए। नियंत्रण की एकता का अर्थ है, नेट जेआरएफ में पूछा गया क्वेश्चन है ये, जुलाई 2018। नियंत्रण की एकता का अर्थ है क्या है?
प्रश्न का आंसर बताइए। नियंत्रण की एकता का अर्थ है। गुड इवनिंग करुणा जी, गुड इवनिंग आकांक्षा जी, बताइए नियंत्रण की एकता का अर्थ। 4 ऑप्शन दिए हैं। अधीनस्थ को केवल एक पर्यवेक्षक होगा, अधीनस्थ का एक से अधिक पर्यवेक्षक होगा, सभी एकांकों को एक प्रमुख के अधीन रखा जाता है, सभी अधीनस्थों के बीच काम का वितरण किया जाता है। तो आंसर बताइए 14 का। एकांश जी कह रहे हैं सी होगा, आकांक्षा जी कह रही हैं ए होगा। देखिए अधीनस्थ मतलब जो किसी के अंडर में रह काम करता है और किसी कार्य को करने का निर्देश उसके लिए निर्धारित केवल एक व्यक्ति से ही आना चाहिए, इसे ही यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं। ठीक है, ये होता है, तो एक व्यक्ति से आना चाहिए। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या सही? नीतू देवी जी कह रही ये होगा, बिल्कुल। अधीनस्थ को केवल एक पर्यवेक्षक होगा। अगर आप किसी के अंडर में काम करते हैं, जैसे आप जिस पोस्ट पे हैं उससे बड़े पोस्ट पे कोई होगा तो आप उसके अंडर में काम करेंगे। ऐसा तो नहीं कि आप बहुत सारे लोगों के अंडर में काम करेंगे। ठीक है, तो इसके अंडर में काम करेंगे तो नहीं, एक पर्यवेक्षक होगा आपका। तो नियंत्रण की एकता आपकी ये कहलाती है। ये बिल्कुल ये सही है। जो लोग ये बता रहे हैं बिल्कुल सही है। बताइए अगला प्रश्न है। सॉरी, नियंत्रण काल की अवधि निर्धारित करने वाले कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं? संगठन की अवधि, पर्यवेक्षक का व्यक्तित्व, अधीनस्थ व्यक्तियों की क्षमता, संगठनात्मक ढांचा। बी और सी है, बी सी डी है, ए और सी है, ए बी सी डी है। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा, ये चौथा ऑप्शन है। कहीं कंफ्यूज मत हो जाइएगा। नियंत्रण काल की अवधि, प्रश्न बताइए। प्रश्न आप ध्यान से देखिए, इस प्रश्न का आंसर बताइए। नियंत्रण काल की अवधि निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं? संगठन से संबंधित प्रश्न है, यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा जाता है और ये प्रश्न भी 2018 में पूछा गया था डीएट नेट जेआरएफ में। क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही होगा? संगठन की अवधि निर्धारित करने वाले कारक, नियंत्रण काल की अवधि निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सा। किसी भी संगठन में जब कोई आदमी काम करता है तो उस कार्य को करने के लिए कार्य ठीक से करें, ऐसा संतुलन बनाए रखने के नियंत्रण की आवश्यकता होती है। और नियंत्रण कौन कौन करता है? नियंत्रण करता है संगठन की अवधि, पर्यवेक्षक का व्यक्तित्व, अधीनस्थ व्यक्तियों की क्षमता, संगठनात्मक ढांचा। 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है सही होगा? बिल्कुल सही है, बी नहीं होगा शिल्पी जी, डी सभी लोग बता रहे हैं, उन्हीं का सही है, बिल्कुल सही। संगठन की अवधि कितनी है? पर्यवेक्षक जो आपको आदेश देता है, जिसके अंडर में आप काम, उसका व्यक्तित्व कैसा है, अधीनस्थ व्यक्तियों के काम करने की क्षमता कैसी है, और संगठनात्मक ढांचा कैसा है, कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा वहां का एटमॉस्फेयर है। ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि नियंत्रण काल की अवधि निर्धारित करने वाले फैक्टर हैं ये सारे। तो डी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से किस आयोग ने या समिति ने या फिर चिंतक ने भ्रष्टाचार के 27 रीतियों की पहचान की है? कौटिल्य, बोहरा समिति, संथानम समिति, केंद्रीय सतर्कता आयोग। कोई बात नहीं शिल्पी जी, बताइए कौन सा आंसर होगा? किन आयोगों ने या समितियों ने, किस आयोग या समिति ने पूछा है या फिर किसी विचारक ने भ्रष्टाचार के 27 रीतियों की पहचान की है? बताइए क्या होगा? नीतू जी कह रही हैं सर 16वें का सी आंसर होगा। और लोग बताइए भाई क्या होगा? और लोग बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? आकांक्षा जी कह रही है कि सर डी ऑप्शन होगा। बाकी लोग बताइए और क्या होगा? बस स्लो आंसर दे रहे हैं आप लोग। बताइए फटाक से इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? आंसर सी भी आ रहा है, आंसर डी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए आयोग की बात करें तो आंसर आपका सही है यहाँ पे सीबीसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग। और इसकी स्थापना डियर हुई थी 1964 में, 1964 में। और संथानम समिति जो है ना, इसी की सिफारिश पर, संथानम समिति की सिफारिश पर क्या हुआ था? संथानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। और ये आयोग भ्रष्टाचार की 27 रीतियों की पहचान की है
और ये करता क्या है? भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभाग जो होते हैं उनमें जो अधिकारी जो कर्मचारी हैं उनसे संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था मानी जाती है। भ्रष्टाचार नियंत्रण की क्या मानी जाती है? ये सर्वोच्च संस्था मानी जाती है। किसी विभाग में कोई अधिकारी कोई कर्मचारी करप्शन अगर करता है उनके लिए। 1964 बिल्कुल सही आंसर है। तो आंसर आपका सही है डी। अगला प्रश्न, भारत में संयुक्त परामर्शी तंत्र निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किया गया? प्रथम वेतन आयोग, द्वितीय वेतन आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है, पॉल एबलबी रिपोर्ट। बताइए क्या आंसर होगा? प्रश्न का आंसर बताइए। एपीएलबी रिपोर्ट, बताइए क्या आंसर होगा इसका? संयुक्त परामर्शी तंत्र किसकी सिफारिश पर स्थापित किया गया है? प्रश्न का आंसर बताइए। सत्रहवें का आंसर बताइए। हाँ, प्रतिभा यादव जी बहुत तगड़ा डी दबा दिया है उन्होंने। 17वें प्रश्न का आंसर बताएं डियर, क्या होगा? 17th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर यहां पे आना शुरू हो गया है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बता रहे हैं आकांक्षा जी, ये कांश डी है, नीतू जी सी बता रही हैं। चलिए और लोग बताइए, थोड़ा स्पीड में बताइए, बड़ा स्लो चल रहे हैं आप लोग। करुणा चौहान जी बी कह रही है, प्रियंका चौधरी सी, नीरज कुमार जी डी, सी प्रतिभा आकांक्षा। चलिए देखते हैं। संयुक्त परामर्शी तंत्र की स्थापना जो अगर हम बात करें इसे स्थापित की गई है, वो स्थापित की गई है द्वितीय वेतन आयोग के आधार पर, ठीक है। इसकी द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिश पर, द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिश पर संयुक्त परामर्शी तंत्र की स्थापित किया गया है। और ये क्यों स्थापित किया गया है मैं आपको बता दूं। जो सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी के जो प्रतिनिधि होते हैं और सरकारी पक्ष के जो लोग होते हैं, जो भी सभी लोग होते हैं, उनके बीच अगर विवाद हो जाए तो विवादों को शांतिपूर्वक समाधान के लिए, जो विवाद होता है उसके लिए संवाद का एक मंच तैयार करती है। भैया आकर के आराम से बैठ करके बात कर लेते हैं, आपस में मतभेद होना वो सही नहीं है। ये तो द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिश पर संयुक्त परामर्शी तंत्र की स्थापना हुई थी, स्थापित किया गया था। लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत व्यापक रूप से किसके लेखों संबंधित हैं? लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत व्यापक रूप से किसके लेखों संबंधित हैं? इमैनुअल कांट, वोल्टेयर, माइकल डायल, ब्रूस रूसेट, थॉमस क्रिस्टेंस और थॉमस सैलिंग, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। 18 प्रश्न का आंसर क्या होगा? 18 प्रश्न का आंसर क्या होगा? प्रश्न का आंसर बताइए। लोकतांत्रिक शक्ति सिद्धांत व्यापक रूप से किसके लेखों संबंधित है? लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत 18 का बी बता रहे हैं, बी डायल करें। बी आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। माइकल डायल और ब्रूस रूसेट, यही सज्जन पुरुष हैं, इन्हीं के लेखों संबंधित है। 2018 में भी प्रश्न पूछा गया था यूजीसी नेट जेआरएफ में, याद रखिएगा। माइकल डायल और ब्रूस रूसेट, हाँ बिल्कुल सही है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन डियर। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अगला प्रश्न, राष्ट्र के अधिकारों और कर्तव्यों पर वर्ष 1933 में मॉन्टेविडियो सम्मेलन द्वारा निर्धारित 4 मुख्य मानदंडों का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नेट जेआरएफ वाले बच्चे विशेष ध्यान दें। 1933 में मॉन्टेविडियो सम्मेलन हुआ था और उसमें राष्ट्र के अधिकारों और कर्तव्यों को लेकर के 4 मुख्य मानदंडों का हिस्सा बनाया गया था, जिसमें से कौन नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? प्रश्न का आंसर बताएं। देखिए ये सम्मेलन यहां लिखा 1933 में हुआ था, बिल्कुल सही है। 26 दिसंबर 1933 में हुआ था ये सम्मेलन जो हुआ था, ठीक है, इसी डेट को हुआ था। अमेरिका की अगर हम बात करें, सॉरी,
उरुग्वे में हुआ था। आप लोग देश का नाम सुने होंगे, उरुग्वे, पराग्वे, ये देश है। तो उरुग्वे में हुआ था, ठीक, उरुग्वे में हुआ था। और यहां पे अमेरिकी राज्यों पर 7वें सम्मेलन के द्वारा हस्ताक्षरित संधि थी। इसमें क्या हुआ था, ये जो सम्मेलन था, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय थे रूजवेल्ट। आप लोग ना जानते भी होंगे, इनका नाम सुना होगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, रूजवेल्ट साहब थे। और संयुक्त राष्ट्र राज्य के सचिव थे कोरडेल, संयुक्त राष्ट्र के सचिव थे ये भी उपस्थित थे। इन्होंने अच्छे पड़ोसी नीति को घोषित किया और कहा कि राष्ट्र के अधिकारों और कर्तव्यों को लेकर के जो मानदंड इन्होंने स्थापित किए, इसमें जो बातें बताएं उसमें से आपका था अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध प्रारंभ करने की क्षमता, निर्धारित क्षेत्र, युद्ध करने की ताकत ये नहीं थी, स्थायी जनसंख्या, ये तीनों था। लेकिन इस आधार पे राष्ट्रीय अधिकारों और कर्तव्यों को, मानदंड को निर्धारित नहीं किया गया कि तुम्हारे अंदर युद्ध करने की कितनी क्षमता है, तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। तो युद्ध करने की बात ही नहीं की गई थी। तो आंसर आपका यहां पे सही है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। राय लेनिन बहस इसके इर्द गिर्द केंद्रित थी? द्वंदात्मक भौतिकवाद, इतिहास का मार्क्सवादी सिद्धांत, अधिशेष मूल्य का सिद्धांत, औपनिवेशिक प्रश्न। बताइए, प्रश्न का आंसर बताइए। प्रश्न आप सभी के सामने है। राय लेनिन बहस किसके इर्द गिर्द केंद्रित थी? आंसर बताइए फटाफट सब लोग। सभी लोग डी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, डी और बी करके आंसर आप यहाँ पे आ रहा है। कुछ कह रहे हैं सर डी होगा, कुछ कह रहे हैं बी होगा। एक्चुअल में इसका आंसर सही है डी, औपनिवेशिक प्रश्न। अगर हम बात करें यहाँ पे तो राय लेनिन की बहस जो है इसी के इर्द गिर्द घूमती है। राय साहब की किताब थी इंडिया इन ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन, अरे उल्टा लिख दिए, इंडिया इन ट्रांजिशन, ये इनकी किताब थी। और इसी किताब में मार्क्सवादी दृष्टिकोण से भारत की जो स्थिति का विश्लेषण जो है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण से भारत की स्थिति का विश्लेषण राय साहब ने किया था। किसने किया था? राय साहब ने किया था। और उन्होंने औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध क्रांति का आह्वान दिया था। औपनिवेशिक सरकार, उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज का शासन हमारे देश में था, तो भारत देश उस समय एक औपनिवेशिक देश था, ठीक है। हमारा जो शासन उस समय था उसको औपनिवेशिक शासन कहते थे, क्योंकि जब किसी देश पे दूसरे देश का कब्जा हो जाता है तो वो देश उपनिवेश कहलाता है। तो ये बात उन्होंने की, तो इसी चीज को लेकर के इन्होंने बात रखी थी अपना। तो बिल्कुल सही आंसर है, जिन्होंने डी बताया उनका आंसर यहाँ पे पूरी तरीके से सही है, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल क्लास से मैं यहीं पे रोकता हूं। अगली क्लास जो होगी वो कल होगी। आज के लिए इतना ही रखता हूं मैं। जाने से पहले फिर एक बार बता दूं आप सभी लोगों के लिए, कोई भी विद्यार्थी अगर सिविक सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस है और आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी संस्था के नंबर 9628 95 92 37 और दूसरा नंबर है 83 18 48 92 91, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल ही इतना ही दोस्तों, फिर मुलाकात होगी कल आप लोगों से। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।